हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सलेंस इन मैनेजमेंट, गाजियाबाद। एक टॉपिक लेकर आया हूँ यहाँ पर। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, विषय हिंदी का पहला जो टॉपिक है संस्कृत में वर्ण व उसके प्रकार, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो संस्कृत है उसका अर्थ क्या है और किस तरीके से संस्कृत का प्रयोग होता है हमारे यहाँ पर। जनरल सी बात अगर हम देखें तो हमारा जो देश है उसमें संस्कृत का जो अध्ययन कार्य है, अध्यापन कार्य है, वो दो प्रकार से विद्यालयों में कराया जाता है। एक वहाँ पर जहाँ पर संस्कृत पाठशाला में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, मातृभाषा के प्रारंभिक अध्ययन के बाद ही प्रारंभ कर दी जाती है, और यहाँ संस्कृत का जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है उसका माध्यम संस्कृत होता है। मतलब इस प्रकार से हम देखें जो संस्कृत स्कूल्स हैं वहाँ पर जो संस्कृत सिखाई जाती है वो विशुद्ध संस्कृत वहाँ पे जो है सिखाई जाती है, बिल्कुल शुद्ध संस्कृत सिखाई जाती है। दूसरा क्या है कि दूसरा वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो संस्कृत है वो तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। जनरली जो हम पढ़ते हैं जो कक्षा 6 से प्रारंभ होती है उसका अध्ययन सभी प्रांतों में कराया जाता है। और अगर हम देखें तो संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। अगर हम देखें शिक्षा का अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले जो शिक्षा के इतिहास में अगर देखेंगे तो सबसे पहले वैदिक काल है, और वैदिक काल में जो शिक्षा की शुरुआत हुई, हमारी शिक्षा का जो माध्यम रहा है वो संस्कृत रहा है। इसकी लिपि देवनागरी है। जो संस्कृत में है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं भाषा, कोई भी भाषा है तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। तो सबसे पहले जानना चाहें वर्ण क्या होता है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। कहने का मतलब कि जो ध्वनि है, जो वर्ण है, वो सबसे छोटा पार्ट है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो भाषा है वो विचार विनिमय का माध्यम है, और विचार विनिमय जो होता है वो भाषा के द्वारा होता है, और उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी वर्ण या अक्षर या ध्वनि है। उसे वर्ण भी कह सकते हैं हम, उसे अक्षर भी कह सकते हैं हम, उसे ध्वनि भी कह सकते हैं। जो हमारे वर्ण हैं उसके भेद जानना चाहेंगे कि वर्णों के कितने भेद हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। आप ये जानते हैं जनरली कि स्वर और व्यंजन तो सामान्य सभी जानते हैं, लेकिन इसमें अयोगवाह भी होते हैं। इनके बारे में और आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं स्वर क्या होता है। स्वर का अर्थ, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट नहीं आती और जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। कहने मतलब कि जब हम उच्चारित करते हैं वर्ण, तो उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार की रुकावट, मतलब अबाध गति से वो गले से बाहर निकल कर आते हैं, जिसमें कहीं पर कोई रुकावट नहीं होती। और दूसरा क्या है कि ये जो स्वर हैं वो बिना दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इन वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वरों के भेद, स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के भेद 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो जब ह्रस्व स्वर बोला जाएगा तो उसमें बहुत कम समय लगेगा। यह संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ, री। फिर उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, मतलब जितना समय ह्रस्व स्वर में लगा है उससे दुगना समय जो है दीर्घ स्वर में लगता है। तो जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं, आ, ई, उ, औ, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर में जितना समय लगा है उससे 3 गुना समय जो है वो प्लुत स्वर में लगता है। तो जैसे ओम, तो ओम बोलने में अगर हम देखें तो जितना समय ह्रस्व स्वर में लगा है उससे 3 गुना समय यहाँ पे हमें ओम बोलने में लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे अयोगवाह की। अयोगवाह का जो प्रयोग होता है
वो स्वरों के बाद होता है लेकिन व्यंजन से पहले होता है। और जो अयोग वाह हैं वो 3 हैं, अंग, ऐन और अणे। अनुस्वार में सबसे पहले अयोग वाह को अगर बांटे हैं तो 3 हिस्सों में बटेगा। अनुस्वार जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे गंगा, डंडा, हिंदी आदि, ये जो हैं ये अनुस्वार हैं। दूसरा था अनुनासिक, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इनका जो उच्चारण स्थान है उसमें नाक का प्रयोग भी होता है और गले का प्रयोग भी होता है, जैसे चांद, अंधेरा, आँख आदि। तीसरा हमारा विसर्ग, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। अने का चिन्ह आपके सामने दिखाई दे रहा है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल नम, दुख, प्रातः, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं, और वो जो 33 व्यंजन हैं उनके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। मतलब जब आप उच्चारित करेंगे तो मुख के अंदर जो भाग है, गले का जो भाग है, उसको कहीं ना कहीं स्पर्श करते, उसको छूते हुए आएगी, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। मतलब कवर्ग में, कै वर्ग में अगर हम देखें कै, खे, गे, घे और अणे। च वर्ग में च, छ, जय, झय और अणे। ट वर्ग में ट, ठ, डे, ढे और अणे। त वर्ग में त, थ, द, ध और ने। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और में। ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 हैं। मतलब इनका उच्चारण जो होगा स्वरों और व्यंजनों के मध्य में होता है, बीच में होता है। ये संख्या में 4 हैं: य, रे, ले और वे। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह भी संख्या में 4 है। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन होते हैं कि जब हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जब वो मुख से निकल कर आते हैं तो भाग से टकराते हैं, और इतना टकराते हैं कि उससे ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं: श, श, से और है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। कुछ संयुक्त व्यंजन भी है हमारे पास। जो संयुक्त व्यंजन हैं वो होते हैं जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब वो व्यंजन या तो 2 व्यंजनों से या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनेंगे, वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर रहित होता है, मतलब उसमें स्वर नहीं होता। और इसके विपरीत दूसरा जो व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर सहित होता है। मतलब जो पहला अक्षर होगा उसमें स्वर नहीं होगा, लेकिन दूसरा अक्षर जो होगा उसमें स्वर होगा। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में जो संख्या है वो 4 है। के प्लस श मतलब श, ते प्लस रे त्रय, जय प्लस अणे गे और श प्लस रे श्रेय। ये जो टॉपिक है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बच्चों, जो भाषा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। दूसरा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, से और है, ये ऊष्म व्यंजन है। अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या है?
जो अनुनासिक होते हैं उसका उच्चारण स्थान नाक और गला दोनों होता है। और नेक्स्ट है कि जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। तो दीर्घ जो स्वर हैं उनकी संख्या 7 है, जो हमने पहले पढ़ा है इसमें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।